एक लड़की के प्राइवेट पार्ट में बांस का टुकड़ा डाला गया था और उसका शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा होगा जिस पे ब्लड न लगा हो। और उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था और वह उसका लाश स्कूल मिडिल स्कूल के पीछे में एक झाड़ी होता है बांस का, उधर ही फेंक दिया गया था। जब एक शाम तो पूरा गांव के लोग खोजते हैं, नहीं मिल पाती है बच्ची। फिर दूसरे सुबह में जब खोजने निकलते हैं लोग तो उस झाड़ी तक पहुंच जाते हैं और वहां देखते हैं उस बच्ची के इस हालत में लाश को। तो फिर धीरे धीरे करके पूरा गांव वालों को खबर लगता है, फिर पुलिस को खबर किया जाता है, पुलिस आती है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, इधर कातिल का पता करने लगती है। तो कुछ ही घंटा में खुलासा हो जाता है कि इसका कत्ल करने के पीछे का वजह क्या था। इसकी माँ भी इसमें शामिल होती है और एक तांत्रिक अपना शक्ति बढ़ाने के लिए इसका कत्ल करवाती है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत साहू। झारखंड के हजारीबाग के थाना विष्णुगढ़ के गांव कुसुम्बा में रहने वाली रेशमी देवी का एक 12 वर्षीय पुत्री का 19 मार्च 2026 मंगला जुनूस के वक्त, जब मंगला जुनूस निकला था तो रात के वक्त से वह गायब थी और रात भर परिवार के लोग खोजे, गांव के लोग खोजे, नहीं मिल पाती है। सुबह करीबन 8:30 बजे तक लोग ढूंढते ढूंढते एक मिडिल स्कूल के पीछे जाते हैं और वहां देखते हैं कि एक झाड़ी में एक लाश पड़ा हुआ और उसके शरीर पर कोई ऐसा जगह नहीं था जहां ब्लड नहीं लगा हुआ था और कपड़ा एक भी नहीं था शरीर पर। और जब फिर गांव वालों को यह पता चलता है, फिर पुलिस को खबर किया जाता है, पुलिस आती है और वह उस लड़की की लाश को पूरे तरीका से देखती है तो उसके प्राइवेट पार्ट में लकड़ी, जो कि बांस के लकड़ी का कुछ टुकड़ा डाला हुआ था। फिर पुलिस उसके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर उसके गांव में जो भी लोग थे वह धरना प्रदर्शन पे बैठ जाते हैं और कई तरह के मांगे, कातिल को हमें सौंप दें, हम कातिल को हम सजा देंगे। कई महिलाएं सामने आती है और यह जो मामला था वह देश विदेश पहुंच जाता है। फिर आनन फानन में वहां एक टीम गठित किया जाता है। एसडीओपी बैजनाथ प्रसाद के नेतृत्व में एसआईटी टीम का एक गठित किया जाता है और फिर वहां तुरंत ही डीआईजी, एसपी और डीसी पहुंचते हैं और तुरंत ही पब्लिक के बात को मानते हैं ये लोग और बोलते हैं कि जो भी इसमें दोषीवार होगा उसको तुरंत से सजा मिलेगा। पुलिस जांच में जुड़ जाती है। उसके घर में उसकी मां का कॉल डिटेल चेक किया जाता है, पूछताछ किया जाता है। तो उसकी मां तो शुरुआत में सब कुछ इनकार कर देती है, बोलती है साहब मंगला जुनूस में हम लोग शामिल थे और हमारी बच्ची भी शामिल थी, पता नहीं कैसे क्या हुआ, हम लोग को भी कुछ पता नहीं है। पुलिस को शक होता है थोड़ी सी उसकी मां पर, इसलिए कि उसकी मां का जो बोलने का लहजा था वो बता रहा था कि दाल में कुछ काला है। उसके बाद उसका कॉल डिटेल खंगाला जाता है उसकी मां का, तो पता चलता है कि उसकी मां शाम के वक्त एक और कोई व्यक्ति से बात कर रही थी, दो व्यक्ति से वह फ़ोन पे बात की थी। पुलिस को वहाँ शक होता है और फिर सामने वाला व्यक्ति का डिटेल निकालती है पुलिस, तो देखती है कि एक जो महिला शांति देवी नाम करके है उससे बात की है और एक और व्यक्ति होता है भीमराव, उससे भी बात की है। पुलिस को यहाँ शक होता है। फिर पुलिस रेशमी देवी को उठाती है और थाने लेके जाती है, यहाँ इससे सख्ती से पूछताछ करती है। तो रेशमी देवी टूट जाती है, कहानी सुनाती है, बताती है साहब हमारा एक बेटा होता है जो मानसिक और शारीरिक रूप दोनों रूप से बीमार होता है और उसको हर जगह जाके इलाज कराते हैं लेकिन उसका कहीं भी उपचार नहीं हो पाता और वह ठीक होने के गुंजाइश में नहीं होता है। एक दिन वह रेशमी देवी एक वही शांति देवी जो कि गांव का ही भक्तिन थी उसके पास पहुंच जाती है और उसको दिखाती है अपने बेटे को, तो वह बोलती है कि मैं इसे ठीक कर दूंगा। और जब रेशमी देवी के एक बच्ची का देखती है जिसका उम्र 12 वर्ष होता है, उसको देखते ही जो शांति देवी भक्तिन होती है उसके कदमों में जाकर उसको कदमे को चूमने लगती है, पैर पे माथा को पटकने लगती है और बोलती है कि साक्षात देवी का रूप आ गई है, साक्षात देवी है इसमें। और उसकी माँ से भी उसका पैर लगवाती है और बोलती है ये साक्षात देवी है, ये जिसके घर जाएगी, जिसके घर इसका शादी होगा वह धनवान हो जाएगा। कई तरह का बात बोला जाता है। और जो शांति देवी भक्तिन थी वह गारंटी लेती है कि मैं तुम्हारे बेटे का जो भी इलाज होगा वो मैं ठीक कर दूंगा, वो उसको उसका जीवन नॉर्मल कर दूंगा। और यह बात सुनने के बाद रेशमी देवी जो थी वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, अपने पति को बताती है। उसके पति जो थे वह मुंबई में काम किया करते थे, वही मजदूरी वाला काम किया करते थे। उसके पति भी यह बात सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं कि हम लोग कई हॉस्पिटल के चक्कर लगाए, कई जगह गए लेकिन कहीं से भी इसका
इलाज संपन्न नहीं हो पाया, लेकिन ये जो भक्तिन है शांति देवी, वह ठीक करने की गारंटी ले रही है। और एक दिन फिर जाती है ये, तो बोलती है कि 9वीं 8वीं जब रामनवमी होता है उस दिन इसका कार्य होगा और वही दिन से यह ठीक हो जाएगा। फिर रेशमी देवी और शांति देवी का लगातार संपर्क रहता है और आ जाता है अब रामनवमी के वक्त, वही 2026 का। और 25 मार्च को मंगला जुलूस निकला हुआ था और यही मार्च को शाम के वक्त करीबन 8:30 बजे के आसपास में जो शांति देवी भक्तिन होती है वह बुलाती है रेशमी देवी को अपने बेटी को लेकर, जो वही 12 वर्ष की बेटी थी जिसके पैरों में गिर के शांति देवी और उसके पैरों में अपना माथा को पटक रही थी और उससे देवी का रूप दे रही थी। उसको लेकर बुलाती है शांति देवी और बोलती है कि एक व्यक्ति ले लेना, ताकतवर व्यक्ति। तो ये जो रेशमी देवी होती है वह एक व्यक्ति को जाना करती थी जिसका नाम भीमराव होता है। भीमराव रेशमी का प्रेमी भी होता है, यह बात अभी तक किसी को भी नहीं पता था। शाम के वक्त पहुंच जाती है रेशमी देवी उसी के यहाँ, भक्तिन के यहाँ, भीमराव और अपने बेटी को लेकर, और अपना बेटा और एक और बड़ी बेटी को मंगला जुलूस में ही छोड़ देती। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले जो उसकी बेटी थी 12 वर्ष की, उसको कपड़ा पहनाया जाता है, नहाया जाता है, टीका लगाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है और भी कई तरह के उसके ऊपर कार्य किया जाता है। उसके बाद जो शांति देवी होती है वह बोलती है उसकी बच्ची को कि आप ज़मीन पे लेट जाओ। वह कुछ नहीं समझ पा रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है, वह ज़मीन पे लेट जाती है। अब शांति देवी जो भक्तिन होती है वह बोलती है उस बच्ची को कि अब तुम अपना आँख बंद कर लो और जब तक मैं ना खोलूँ तब तक आँख खोलना नहीं। और फिर वह लड़की वैसा ही करती, 12 वर्ष की बच्ची थी, उसको क्या ही पता, और अपना आँख बंद करके वो लेट जाती है। उसके बाद भीमराव से बोलती है भक्तिन की इसका गला तब तक दबाए रखना जब तक मैं ना बोलूँ। और इधर भीमराव उसके गला दबाने के करीब जाता है और जो उस बच्ची की माँ होती है रेशमी देवी, वह बच्ची के पैर पकड़ लेती है और भक्तिन जो थी वह मंत्र का उच्चारण कर रही थी और गला दबाने के लिए भीमराव को बोलती है। गला दबाता है भीमराव और जब तक भक्तिन नहीं बोलती है तब तक भीमराव उसका गला नहीं छोड़ता है। और जब भक्तिन बोलती है कि अब छोड़ दो तो छोड़ता है और देखता है कि उसमें कोई हरकत नहीं था, यानी कि वह बच्ची का मौत हो गया था। अब बोला जाता है भीमराव से, वही भक्तिन बोलती है कि इसका ब्लड चाहिए, यहाँ अनुष्ठान के लिए भी चाहिए और यह बच्ची के शरीर पर पूरे लगाना है। उसके बाद शरीर से कपड़ा हटाया जाता है उस बच्ची का, उसके बाद पत्थर का एक व्यवस्था किया जाता है और भीमराव उस बच्ची के सर पे एक जोर का पत्थर मारता है और वहीं फट जाता है उसका सर और बहुत ज़्यादा ब्लड बहता है और वही ब्लड फिर अनुष्ठान किया जाता है और बच्ची के शरीर पर पूरा लगाया जाता है। कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा था जहाँ ब्लड नहीं लगाया गया था। उसके बाद एक बांस का टुकड़ा भी रखी हुई थी भक्तन, और वो बच्ची के प्राइवेट पार्ट में डालती है और कई बार डाल निकाल करती है और कई टुकड़े रह जाते हैं उसके प्राइवेट पार्ट में। अब इतना कार्य होने के बाद जो शांति देवी होती है भक्तिन, वह बोलती है कि इसको जब प्राइमरी स्कूल के पीछे में जो झाड़ी है वहाँ उस बच्ची के लाश को फेंक दो, यहाँ सब काम हो गया। और रेशमी से बोलती है कि अब तुम्हारा बच्चा ठीक होना चालू होगा और कुछ ही दिन में तेरा बच्चा पूरा तरह से ठीक हो जाएगा, इसलिए यह कार्य है वह सफल हो गया। उसके बाद ये सब अपने घर चले जाते हैं और फिर एक ढोंग रचती है रेशमी देवी की मेरी बच्ची गायब हो गई है और फिर लोगों को बताती है। जब लोग यह बात सुनते हैं तो सभी इकट्ठा हो जाते हैं गाँव वासियों, और यह बात फिर धीरे धीरे खोजते हैं सभी लोग, नहीं मिलता है तो फिर मीडिया में फैलता है, मीडिया से फिर देश विदेश तक यह खबर फैलता है। लेकिन जब पुलिस इसमें जांच करती है और कॉल डिटेल चेक करती है, उसी वक्त पुलिस को शक हुआ था कि यह उस वक्त 2-3 व्यक्ति से बात की थी। उसके बाद पुलिस उसको उठाती है, जब सख्ती से पूछताछ करती है तो ये सब खुलासा होता है। अब पुलिस जो थी वह भीमराव को भी गिरफ्तार करती है और शांति देवी को भी गिरफ्तार करती है। भीमराव को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ किया जाता है पुलिस द्वारा, तो भीमराव यही बात बोलता है, लेकिन पूछा जाता है कि तुम्हारी जो रेशमी के साथ क्या संबंध है, तो जो भीमराव है वह बताता है कि हम लोग कई बार रिलेशन में रह चुके हैं, यानी कि शारीरिक संबंध बनाया करते थे, यानी कि ये जो रेशमी थी वह भीमराव से प्रेम किया करती थी और अभी तक यह बात किसी को नहीं पता था, उसका पति को भी नहीं। लेकिन यह खुलासा होने के बाद एक और नया बात खुलासा हुआ है। पुलिस सबूत जुड़ा रही है और फिर
यह बयान के आधार पर इन इन तीनों के ऊपर चार्जशीट तैयार होगा और फिर यह मामला कोर्ट जाएगा और फिर कोर्ट का जज है वह इन लोगों को क्या सजा सुनाते हैं। लेकिन जब यह खबर पूरा हजारीबाग में फैला तो फिर सभी को लग रहा था कि मंगला जुलूस के दौरान ही किसी ने इसके साथ पहले गैंग रेप किया, उसके बाद इसका कत्ल किया। लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था, लेकिन जब यह खुलासा होता है तो फिर लोगों का गुस्सा ठंडा होता है और उनके जो माता थी उन्हीं को कोसने लगते हैं कि कैसी माँ थी जो अपने बच्चे को मारने में ज़रा सा भी नहीं कतराई, ज़रा सा भी नहीं सोची। अब यह मामला का खुलासा हो गया है, अब इस पे कार्रवाई होना बाकी है, लेकिन इन जो तीनों को सज़ा बहुत बड़ा मिले ताकि लोगों को सबक मिल सके कि इस तरह ढोंगी बाबा के चक्कर में पड़ के अपने बच्ची और नहीं तो किसी और के बच्ची का जान को लेने का क्या सज़ा मिलता है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।